दर्द होता है, बैठ जाता हूँ, बैठता हूँ तो दर्द होता है। अभी पूरे इंडिया के लेफ्ट इकोसिस्टम का यही हाल हुआ पड़ा है। अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज तो जरूर सुनी होगी कि कैसे कनाडा के पीएम ने, जो अभी G7 होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं भेजा था। हालांकि ये खबर ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस खबर को बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहा था और इंडियन अपोजिशन भी इस न्यूज को उठाती है और इसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उछाला जाता है और अपोजिशन इसे पीएम मोदी को घेरने का एक मुद्दा बनाती है और पूरे सोशल मीडिया पे हाय तौबा और रोना मचा देती है कि कैसे पूरे विश्व पटल पे भारत अकेला रह गया है और G7 में इंडिया को इनविटेशन नहीं आया। लेकिन फिर क्या होता है, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पीएम मोदी को इनविटेशन भेजते हैं और पीएम मोदी बहुत ही ग्रेशियसली इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी तक जो भी लोग ये चिल्ला रहे थे कि इनवाइट नहीं आया, वो अब ये बोलने लगते हैं कि लगता है कि पीएम मोदी फोन पे ही बैठे हुए थे, जैसे ही इन्विटेशन आया वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तथ्य यही है कि भारत को समय से नहीं बुलाया गया। 7 दिन पहले एक फोन आता है, प्रधानमंत्री मोदी झट से न्योता स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा लगता है फोन के इंतजार में भारत बैठा था कि फोन आ जाए और अटैची लेकर चल दे। मतलब हद है। राइट विंग भी कम नहीं है। जब तक पीएम मोदी को इनविटेशन नहीं आया था तब तक वो पूरे इस बात को प्रूव करने में लगे हुए थे कि कैसे G7 अब एक इररिलेवेंट ग्रुप है। अब जैसे ही इनविटेशन आया वो कंफ्यूज हो गए कि भाई अब बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या। लेकिन इन सब के बीच में जो जेन्युइनली जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, उन्हें पहले से पता था कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही खराब चल रहे हैं और अब जब कनाडा G7 के समिट को होस्ट कर रहा है वो कुछ न कुछ नखड़े जरूर दिखाएगा और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन फिर जब कनाडा की तरफ से फाइनल इनविटेशन आ गया तो भी कई सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई रिश्ता अगर इतना ही खराब था और कनाडा के पास पूरी पावर थी तो वो इंडिया को इनवाइट नहीं भी कर सकता था, फिर भी कनाडा ने इंडिया को क्यों इनवाइट किया? क्या कनाडा के ऊपर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर था? G7 जिसका इतना हुआ बना हुआ है वो आखिर है क्या? इसका इतिहास क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई? G7 का ऑफिशियल मेंबर ना होते हुए भी पिछले 6 साल से इंडिया इसे क्यों अटेंड कर रहा है? और आज G7 ग्रुप की रेलेवेंस क्या है और कैसे इंडिया G7 ग्रुप के लिए एक बहुत ही एसेंशियल मेंबर है? आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको G7 की एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में और ये उस समय G6 कहलाता था क्योंकि ये उस समय की 6 सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज का एक ग्रुप था। अब मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ जो 1975 की 10 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का लिस्ट है और उसमें आप देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन को छोड़ के शुरू के जो 7 मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके ही उस समय G6 ग्रुप बनाया था। अब सोवियत यूनियन को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि सोवियत यूनियन एक डेमोक्रेसी नहीं थी। तो G7 ग्रुप में अगर किसी को भी इंक्लूड होना है तो उसका डेमोक्रेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज फर्स्ट ईयर से ही डिसाइड हो गई थी। तो उस समय की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी USA, जापान, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, यूके और इटली। तो ये 6 देश मिलकर 1975 में G6 नाम का एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन फिर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर 1975 में ऐसा हुआ क्या कि उस समय की जो 6 सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी उन्हें साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाना पड़ा? ऐसा हुआ क्या था उस समय? तो उस समय हुई थी एक वॉर। साथियों 1973 में अरब इजरायली वॉर हुई थी जिसमें अरब ने उन सभी नेशंस पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था जिन नेशंस ने इस वॉर में इजराइल को सपोर्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि 1973 के अरब इजराइल वॉर में जिन भी देशों ने इजराइल का समर्थन किया, अरब नेशन ने डिसाइड किया कि हम उन कंट्रीज को ऑयल नहीं बेचेंगे। इससे हुआ ये कि क्रूड ऑयल के दाम उस समय 4 गुना महंगे हो गए और इससे जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है उनको बहुत बड़ा झटका लगा और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इकोनॉमीज थी वो थी कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और इटली। अब आप इस G6 के ग्रुप में नोटिस कर सकते हैं कि कनाडा नहीं है। तो शुरू में जब ये ग्रुप बना था तो कनाडा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन 1976 में यानी कि G6 बनने के जस्ट 1 साल बाद कनाडा को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया जो उस समय इटली के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और फिर ये ग्रुप G7 बन जाता है। और ये सभी देश अरब के ऑयल एम्बार्गो के बाद एक खतरनाक इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे क्योंकि ऑयल के प्राइसेस 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए थे। और ऐसे में कोई भी देश क्या करता है, अपनी इकोनॉमी को क्लोज करता है, टैरिफ बढ़ाता है ताकि बाहर का सामान जो है वो महंगा हो और जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट मिले। और अगर उस समय दुनिया की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमीज अपने मार्केट्स को क्लोज कर लेती तो फिर पूरा ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए और ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये G7 की टीम बनी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इतने इन्फ्लेशन के बाद भी वो अपने मार्केट्स को क्लोज नहीं करेंगे और ये मूव एक गेम चेंजर साबित हुआ क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से स्टेप्स लिए। सबसे पहले इन लोगों ने अरब कंट्रीज पे ऑयल को लेकर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया और इसमें ये लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम को स्टोर करने लगे और फिर इन्होंने ये भी क्लॉज बनाया कि इस पेट्रोलियम रिजर्व को इमरजेंसी में G7 में जितनी भी कंट्रीज हैं वो शेयर तरीके से यूज कर सकती हैं। और एनर्जी सेक्टर में भी इन सभी देशों ने डाइवर्सिफाई किया और कोल और न्यूक्लियर एनर्जी पे भी अपने फोकस को शिफ्ट किया ताकि ऑयल पर उनकी डिपेंडेंसी
कम हो सके। और इन ऑयल एम्बार्गो से जिस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो थे यूके और इटली। और फिर G7 देशों ने क्या किया कि इन दोनों देशों को बहुत से लोन्स दिए और उनको पूरी फाइनेंशियल सहायता दी और उनको इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला। और यहाँ से G7 कंट्रीज का एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन सेट हो जाता है। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर हम G7 कंट्रीज के कंडीशन को एनालाइज करें तो हम लोग ये पाएंगे कि G7 अभी एक बहुत ही असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। और ये साल तो और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि 2019 से ही हर साल इंडिया इस G7 समिट को अटेंड करता था, लेकिन इस साल चूंकि कनाडा इस इवेंट को होस्ट करने वाला था तो इस बात को लेकर बहुत से स्पेकुलेशंस थे कि कनाडा क्या इंडिया को इनवाइट करेगा या नहीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस अभी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हैं। और ऐसा क्यों है आइए वो भी समझ लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कनाडा आज खालिस्तानी मूवमेंट का हब बना हुआ है और ये खालिस्तानी आज के समय में कनाडा में जबरदस्त पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं। कनाडा में एक प्रो खालिस्तानी पार्टी है NDP और ये इस चुनाव के पहले तक कनाडा में 25 सीट्स होल्ड करती थी, यानी कि ये कहीं ना कहीं कनाडा में किंग मेकर का रोल निभा रही थी। लेकिन फिलहाल इस चुनाव के बाद उनकी सिर्फ 7 सीट्स बची हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैनेडियंस भी अब इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर रहे हैं। लेकिन डैमेज तो हो चुका है। जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट था उसे कोई अननोन लोग कनाडा में ही मार देते हैं। इंडिया ने तो पहले ही इसे टेररिस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन कनाडा के लिए वो एक कम्युनिटी लीडर था। और फिर सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो अपने संसद में खड़े होकर ये बोल देते हैं इंडिया ने निज्जर को मरवाया है और उन्होंने कैनेडियन सॉइल पे एक कैनेडियन सिटीजन को मारा है, जो कि गलत है। ये कनाडा के नागरिक की क्रॉस बॉर्डर किलिंग है और इंडिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जस्टिन ट्रूडो ये बोलते समय एक भी सबूत नहीं दिखाते हैं। बिना सबूत के इंडिया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगता है और इंडिया इसे कैटेगोरिकली रिजेक्ट भी करता है। लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो बार बार अपने स्टेटमेंट को रिपीट करते रहते हैं कि NDP की पार्टी जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रही थी और वो NDP के कारण ही कहीं ना कहीं पावर में थे और जस्टिन ट्रूडो ने पावर को बचाने के लिए टेररिज्म का भी सहारा लेना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटे। तो क्योंकि कनाडा अब एक टेररिस्ट को भी कैनेडियन सिटीजन मानता है और बिना कोई सबूत दिखाए इंडिया के ऊपर फालतू के इल्जाम लगाता है, इसीलिए कनाडा और इंडिया के रिलेशंस अभी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हैं, क्योंकि इंडिया को ये सब चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो कनाडा का ये एंटी इंडिया स्टांस कोई नया नहीं है। जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कनाडा को हार्ट अटैक ही आ गया है। वहां के उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था द ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज इज गॉन। उस समय इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो कनाडा को बर्दाश्त नहीं हुए थे। 1980s में भी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और खालिस्तानियों को बिल्कुल बैश किया जा रहा था, उन्हें पकड़ा जा रहा था, उस समय कई सारे खालिस्तानीज कनाडा भागे थे। उनमें से एक था तलविंदर सिंह परमार, बब्बर खालसा का एक हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट, जिसने 1981 में पंजाब के 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। उस समय कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे और जब इंडिया को पता चला कि तलविंदर सिंह परमार कनाडा भागा है तो हमारी सरकार ने कनाडा की सरकार को बोला कि इसे हमें वापस कर दिया जाए, लेकिन कनाडा ने इंडिया के इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। और फिर 1985 में क्या हुआ, एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग, जिसमें 329 लोग मारे गए थे और इसका मास्टरमाइंड कौन था, वही परमार जो 1981 में इंडिया से भाग के कनाडा गया था। लेकिन फिर भी कनाडा में उसे किसी भी प्रोसिक्यूशन का कोई भी सामना नहीं करना पड़ा था। तो ट्रूडो फैमिली की तो ये लेगेसी ही रही है कि अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने हमेशा से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को इग्नोर किया है। तो साथियों अभी तक आपने ये जान लिया होगा कि इंडिया और कनाडा के जो खराब रिलेशंस हैं इसकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है और इसीलिए कनाडा का इंडिया को इनवाइट करना एक बहुत ही बड़े मूव की तरह देखा जा रहा है। इंडिया कोई G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 2019 से लगातार वो G7 की मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि G7 के सारे देश इंडिया को अपनी मीटिंग्स में इन्वाइट कर रहे हैं और क्यों इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना G7 कंट्रीज के लिए जरूरी है, आइए जानते हैं। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि कनाडा ने इंडिया को G7 समिट के लिए इनवाइट किया है, वहाँ के जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स थे सब एक्टिव हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा होने लगे थे कि कनाडा की एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट को सामने आके कहना पड़ा कि कनाडा तो भारत को इन्वाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन जो बाकी 6 देश थे वो इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं और इसीलिए हमें इंडिया को इन्वाइट करना पड़ा। Well, that's just it. In terms of the G7, we are the outlier because the other 6 members of the G7 are interested in deepening their strategic partnerships with India. अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC को अभी तक की सबसे पावरफुल ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी माना जाता था, लेकिन अब UNSC का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? चाइना और रशिया की वजह से, क्योंकि चाइना और रशिया हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पे जो कि UNSC में लेनी चाहिए उन पे वीटो लगा देते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया जो कि हमेशा मिसाइल टेस्टिंग करता रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस नहीं लग पाते क्योंकि चाइना और रशिया इस मुद्दे पे हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। और अभी आपने UNSC में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान को एंटी टेरर एक्टिविटीज को हेड करने का काम दिया गया है।
तो इससे यूएनएससी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और इसके अल्टरनेटिव में G7 एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन के उभरता है। खासकर जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो G7 एज अ ग्रुप ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से लीड किया था। लेकिन G7 का इन्फ्लुएंस भी अगर आप देखें तो समय के साथ धीरे धीरे घट रहा है। 1970s के अगर G7 की इकोनॉमीज को अगर आप जोड़ देते तो वो पूरे ग्लोबल जीडीपी का 60% होती, लेकिन आज ये घटकर सिर्फ 40% रह गई है। और G7 कंट्रीज दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 10% को रिप्रेजेंट कर पाती है। और ऐसे में G7 को इंडिया जैसे इमर्जिंग पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है। इंडिया की जीडीपी जल्दी ही जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बनने वाली है। और हमने ऑलरेडी यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे G7 कंट्रीज को पीछे छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इंडिया अभी उन सारे क्रेडेंशियल्स को फुलफिल करती है जिसकी अभी G7 को जरूरत है। चाइना इन क्रेडेंशियल्स को फुलफिल नहीं कर पाता क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि दुनिया को चाइना नहीं बल्कि इंडिया जैसे एक रिस्पॉन्सिबल पावर की जरूरत है। साउथ चाइना सी में चाइना हमेशा से दूसरे कंट्रीज के टेरिटरी पे अपना दावा करता है और फिलीपींस को तो चाइना बहुत तंग करता है। और ऐसे में फिलीपींस ने 2016 में क्या किया था कि चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया था और इंटरनेशनल कोर्ट ने भी उस समय फिलीपींस के समर्थन में अपना जजमेंट दिया था। लेकिन चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट के इस जजमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर किया और साउथ चाइना सी के फिलीपींस के टेरिटरी में भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण करना शुरू कर दिया था। उस समय तो चाइना ने कहा था कि ये मिलिट्री के लिए नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड्स बनके तैयार हुए वहां पे चाइना ने अपने मिसाइल्स और बॉम्ब्स को स्टेशन कर दिया। मतलब साफ है, चाइना इंटरनेशनल लॉस की धज्जियां उड़ा के रख देता है। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो 2014 में बांग्लादेश भी इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेके कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं। और उस समय इंटरनेशनल कोर्ट बांग्लादेश के फेवर में अपना जजमेंट सुनाता है और इंडिया उस जजमेंट को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता है। यानी इंडिया विश्व पटल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, लेकिन चाइना सिर्फ अपनी पावर शो करता है। इसलिए G7 कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में लाया जाए, चाइना को नहीं। और तीसरा रीजन ये है कि अगर G7 में इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया तो G7 सच में एक इररिलेवेंट ग्रुप बन के रह जाएगा, क्योंकि अभी और भी कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जो G7 से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन और ज्यादा बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो G20 है, जिसे 2023 में इंडिया ने ही होस्ट किया था। G20 ग्रुप दुनिया के लगभग 65% पॉपुलेशन और 80% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर G20 फोरम से अगर कोई डिसीजंस आते हैं तो वो ट्रूली ग्लोबल डिसीजंस होते हैं। वहीं अगर हम लोग ब्रिक्स को G7 से कंपेयर करें तो ब्रिक्स दुनिया के लगभग 54% पॉपुलेशन और लगभग 30% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए G7 में इंडिया को शामिल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है G7 कंट्रीज की तरफ से, ताकि उनकी ग्लोबल रेलेवेंस बनी रहे। और कहीं ना कहीं कनाडा का इंडिया को इन्वाइट करने का एक और जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि इंडिया को इन्वाइट करना कनाडा की भी मजबूरी थी, जो कनाडा अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएस अभी कनाडा के अगेंस्ट हो गया है और कनाडा को एक बहुत ही बड़े फ्रेंड की जरूरत है। और इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, लेकिन इंडिया भी अब ऐसी मार्केटिंग कर रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स कनाडा ना जाएं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब क्योंकि यूएसए के साथ भी उसकी वैसी दोस्ती नहीं रही तो इंडिया के साथ दुश्मनी मोल लेना अभी कनाडा के भी हक में नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि कनाडा ने आखिर इंडिया को क्यों इनवाइट किया, G7 कंट्रीज के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, G7 का क्या इतिहास रहा है, वो क्यों बना था और आज उसकी क्या रेलेवेंसी है। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स की एनालिसिस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हाइपरहंट को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।